वेलकम एवरीबॉडी। आज हम करेंगे रीट लेवल 2 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। तो किस चरण में बच्चे वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं, तो उसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेदी मोटर चरण में। ओके, तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। तो चलिए करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किसी से संबंधित है। तो फ्लूइड बुद्धिमत्ता किसी से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता पर। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। NCF 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कौन सा हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मक को प्रोत्साहित करना। ओके, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है। तो रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी तैयारी का चरण। ओके, तैयारी का चरण। अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, यानी सिक्स्थ वाला। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें करेक्ट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास पर। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी काई वर्ग परीक्षण। ओके, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। तो किस प्रकार अलग किया जा सकता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ओके, बी वाला, यानी सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता अनुवांशिक है। ओके, अब करते हैं हमारा नाइन्थ वाला। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव टेम्परमेंट किस संदर्भित करता है। ठीक है, किसे संदर्भित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियों को। ठीक है, अब करते हैं अगला वाला, टेंथ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो कौन सा कारक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धिमत्ता। क्लियर। अब करते हैं 11th वाला क्वेश्चन हमारा। 11th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो किसे प्रयास करने का प्राप्त करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी स्व और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 12th वाला। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है। तो पहला कदम क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं कि उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या होता है, तो वो होता है निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखते हैं 13th वाला क्वेश्चन। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है। तो कौन सी रणनीति की सिफारिश की जाती है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी सामग्री के छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो कौन से में लाते हैं, तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशिक्षण और अभ्यास में, है ना। 15 वाला देखते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है ये, तो ये दर्शाती है विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ये चीज़ दर्शाती है ये। ओके,
16 वाला देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स किस लाभकारी होते हैं। क्या कहा मैंने, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं। ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। ओके, चल अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अमूल्य संसाधन के रूप में, यानी बी वाला, है ना। अब करते हैं हमारा अगला वाला आंसर, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। ओके, तो इसको करेक्ट कर देते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है हमारा भाई, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बी, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है ना। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है, तो कैसे व्यक्त करता है वो, तो वो करता है रोने और ध्वनि के माध्यम से, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं 21 वाला, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। अब करते हैं 22वां, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है, तो कौन सा करता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलायन द्वारा समायोजन। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, अंतः व्यक्तित्व की विभिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है इसका, तो इसका अर्थ होता है व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं, व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है, तो कौन सी वैचारिक दुविधा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर, यानी शिक्षण शास्त्र के विश्वासों की रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। ओके, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 25 वाला, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब करते हैं अगला वाला, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है, तो कौन सी अवधारणा है वो, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी मापन की अवधारणा, है ना, मापन की अवधारणा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है, तो इसका सामान्य कारण क्या है हमारा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। ओके, अब करते हैं अगला वाला 28 वाला, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो वो हो जाएगा हमारा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देते हैं। अब करते हैं 29वां क्वेश्चन, क्या कहता है ये अध्याय, हाँ ये रहा, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है, तो कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो ये हम सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना होती है हमारी लेबल वाले नोड्स और कनेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वाले का आंसर देखते हैं, 30 वाले का,
प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है इसका मुख्य विषय? तो इसका मुख्य विषय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धिमत्ता, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला। देखिए इसमें हिंदी आ गई है, अभी हम हिंदी तो नहीं करेंगे, हिंदी से पहले हम करेंगे इंग्लिश। ठीक है, पहले करते हैं चलिए इंग्लिश। तो इंग्लिश को ढूंढते हैं, इसमें इंग्लिश है यहाँ पर। तो चलिए पहले करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर पहला क्वेश्चन यानी 31 वाला क्वेश्चन क्या है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें? स्टेटमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द राइट क्वेश्चन फॉर, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसका राइट क्वेश्चन क्या बनेगा? रानी वेंट टू दिल्ली बाय बस। तो इसका क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया है तो रीट ने इस बार, तो इसका क्वेश्चन बनेगा ये बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 33 वाला। विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, यानी इनमें से कौन सा इंटेंसिव रीडिंग का एम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी टू सेव टाइम। ओके, चलिए अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? फोनेटिक सिंबल ऑफ शो। शो का फोनेटिक सिंबल क्या होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अब 35 क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द राइट क्वेश्चन फॉर। अब इसमें से राइट क्वेश्चन कौन सा बनेगा सेंटेंस का? ही हैज़ गिवन अ पेन टू राधा। राधा को उसने एक पेन दिया है, तो उसका राइट क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द इवेल्युएशन साइकिल हैज़ नॉट वन ऑफ दीज एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ इवेल्युएशन। 37 द ओल्ड मेथड्स यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज आर। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसलेशन, क्यूम, ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ओके, 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 का ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन 38 वाला। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर। अभी जो सेंटेंस दिया इसका करेक्ट पेसिव वॉइस कौन सा होगा? तो उसके लिए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। तो इसका करेक्ट जो पेसिव वॉइस होगा वो होगा डी, द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम वॉइस। ओके, अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग स्लोली, है ना। अब 40 क्वेश्चन क्या कहता है? रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, है ना। अब 41 क्या कहता है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसका? तो इसके लिए द पुलिस सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द पुलिसमैन आस्क्ड अस वेयर वी आर गोइंग। ठीक है, अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी 42 वाला क्वेश्चन। देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या कहता है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसके अंदर ए, यानी ग्रामर इज टॉट सिस्टमैटिकली। ओके, अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। इन क्लोज टेस्ट स्टूडेंट आर आस्क्ड। तो इसका लिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू पॉइंट आउट द एरर फ्रॉम द ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज। अब देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है हमें कि देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड तो हम जानते हैं 23 होते हैं ऐसे तो, लेकिन उन 23 को हम रिप्रेजेंट लगभग 21 से ही करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम करेक्ट आंसर 21 ही मान लेते हैं। ठीक है, अभी आगे से बताएंगे कि 23 सही है या 21 सही है, लेकिन अभी हम इसे करेक्ट आंसर 21 ही सही मानेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू। इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरी। कितनी कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं? तो ये हम जानते हैं 4 कैटेगरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये पैसेज वाला क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसके। 46 जो है
द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी द मैकेनिस्ट। ओके, 47 का आंसर दे देते हैं कि द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन का करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो हो जाएगा डी, इंटेंशनल। 48 क्वेश्चन सिनोनियम ऑफ चांस, चांस का सिनोनियम क्या होता है, तो हो जाएगा डी यानी अपॉर्चुनिटी। ओके, अब हमारे कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, जैसे 49th, द रूट वर्ब ऑफ सैट, सैट का रूट वर्ब क्या होता है, तो सैट का रूट वर्ब हम जानते हैं वो होता है सिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। द एंटोनियम ऑफ फियरलेस, फियरलेस का एंटोनियम फ्राइटेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप, जो पर्सन ग्रुप को लीड करता है उसको बोलते हैं कैप्टन। द सिनोनियम ऑफ अबेंडन इज, अबेंडन का सिनोनियम क्या होता है, यानी पिछड़ा हुआ, तो हो जाएगा लेफ्ट। अ पिक्चर इज, एक पिक्चर क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी यानी विजुअल एड। ओके, वापस से पैसेज वाला क्वेश्चन है, डैश इलनेस डैश डिफेंसनेस कैन बी कोज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, यानी बोथ एंड। ओके, स्मोक फ्यूल वाटर डर्टी एयर एंड लिटर पोल्यूट अवर एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कौन सा है इनमें से हमारा, तो हम जानते हैं सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ सॉरी सी वाला। ओके, द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज्ड टू नॉइज, द सेंटेंस इज इन, कौन सा सेंटेंस किस में है ये, तो हम ये जानते हैं ये जो सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ही एंड शी हैज़ बिकम यूज टू ऑल सराउंडिंग नॉइसेज, द अंडरलाइन वर्ड्स आर, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये प्रोनाउन तो है, ये दिख रहे हैं, बट कौन सा वाली प्रोनाउन है ये, तो ये वाली जो हमारे प्रोनाउन है वो है कि पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 59th वाला, चूज द कंजक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कंजक्शन है, तो हम जानते हैं इनमें से कंजक्शन कौन सी है, और, यानी ऑप्शन नंबर ए। 60th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव